वेलकम टू वानी सर्च यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम क्लास 11th प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 16.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। चलो करते हैं एक्सरसाइज 16.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज फॉर द आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस दिस असाइनमेंट दिस एंड ए पार्ट। देखो, मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, जो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी जो पढ़ाया था, उसमें हमने एक अप्रोच ऐसा पढ़ा था जिसका नाम हमने कहा था एक्सियोमेटिक अप्रोच। उस एक्सियोमेटिक अप्रोच में हमने प्रोबेबिलिटी को डिफाइन किया था एज ए फंक्शन, ऐसी फंक्शन जो एज एन इनपुट लेते ही इवेंट्स और आउटपुट हमें देता है रियल नंबर, लेकिन ऐसे रियल नंबर जो क्लोज्ड इंटरवल 0-1 में बिलोंग करते हो। तो उस अप्रोच में हमने ये चीज पढ़ी थी कि हम प्रोबेबिलिटी को प्रोबेबिलिटी फंक्शन तब कहेंगे जब वो 3 एक्सियम्स को सेटिस्फाई करे। तो उन एक्सियम्स में हमने पहला जो एक्सियम पढ़ा था वो था कि अगर ओमेगा आई बिलोंग करता है सैंपल स्पेस एस में, दैट इज अगर ओमेगा आई सैंपल स्पेस का कोई एलिमेंट है, सैंपल पॉइंट है, तब अगर आप इस सैंपल स्पेस के आउटकम्स को की प्रोबेबिलिटीज असाइन करोगे, दैट इज आप खुद से इस सैंपल स्पेस के जो आउटकम्स है ना, उनकी प्रोबेबिलिटीज खुद से लिखोगे। एक्सियोमेटिक अप्रोच कहता है वो जो आपने असाइन की प्रोबेबिलिटीज इस सैंपल स्पेस के आउटकम्स को, उनको हम वैलिड तब कहेंगे जब हर किसी आउटकम की प्रोबेबिलिटी या हो 0 या हो 1 या हो इन बिटवीन 0 एंड 1। दैट इज हम तब कहेंगे आपने सैंपल स्पेस के आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी वैलिड असाइन नहीं की जब किसी भी एक आउटकम की ऐसी प्रोबेबिलिटी होगी जो या नेगेटिव हो या मोर देन 1 हो। एंड दूसरी कंडीशन ये है, प्रोबेबिलिटीज वैलिड होने के लिए एक सैंपल स्पेस के जितने भी आउटकम्स होंगे उन सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज का अगर हम सम करेंगे वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस के इक्वल आना चाहिए, दैट्स प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल आनी चाहिए। बात आ रही ना समझ में? यहां पे मैं पहले एक चीज लिख के रखूंगा, तब हम इस क्वेश्चन नंबर 1 के ये जो इसके अलग अलग पार्ट्स है उनका सोल्यूशन करेंगे। प्रोबेबिलिटीज ऑफ आउटकम्स that is ओमेगा आई बिलोंग्स टू एस। ये जो ओमेगा आईज है ये रिप्रेजेंट यहां पे करते हैं सैंपल स्पेस के आउटकम्स को। इनकी प्रोबेबिलिटीज जो होंगी आर वैलिड ओनली इफ हर किसी ओमेगा आई की प्रोबेबिलिटी होनी चाहे ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस और इक्वल टू 1। दैट इज किसी भी आउटकम की प्रोबेबिलिटी ना नेगेटिव होनी चाहिए ना 1 से ज्यादा होनी चाहिए। एंड जो दूसरी कंडीशन है, sum of probabilities of omega i running from 1 to n, जितने भी आउटकम्स हो एक सैंपल स्पेस के, इनकी प्रोबेबिलिटीज का सम जब हम करेंगे वो 1 के इक्वल आना चाहिए। दैट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1, इसका मतलब हुआ दैट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 2 प्लस सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा n आना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सैंपल स्पेस के आउटकम्स फुलफिल करेंगे, हम उस सैंपल स्पेस के वो जो आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी होगी उन्हें हम कहेंगे वो वैलिड प्रोबेबिलिटी है। चलो चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट के लिए। देखो लिखा है ये जो सैंपल स्पेस है, इस सैंपल स्पेस के कितने आउटकम्स है? टोटल 7। हर किसी आउटकम की प्रोबेबिलिटी, दैट इज दिस, एक्चुअली यहां पे मैं लिख सकता हूं, आपको टेक्स्ट में ऐसे नहीं लिखा गया है। दैट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 इक्वल्स टू 0.1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 2 इक्वल्स टू 0.01, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 7 इज इक्वल टू 0.6। इसने हमसे क्वेश्चन में बोला है जो हमने यहां पे लिख के रखी है हर किसी ओमेगा की प्रोबेबिलिटी। अब बताओ ये वैलिड असाइनमेंट है, जो हमने इनकी प्रोबेबिलिटीज लिखी है ये ठीक है या गलत? पहली कंडीशन क्या चेक करेंगे, क्या किसी ओमेगा की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव तो मत है किसी की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं, हर किसी ओमेगा हर किसी आउटकम की प्रोबेबिलिटी या तो 0 है या 0 से बढ़कर। क्या किसी आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा तो नहीं है, तो फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड। अब सेकंड कंडीशन, अब इन ओमेगास की जो ये प्रोबेबिलिटी है, इट इज नॉट इक्वल टू ओमेगा 1 इक्वल्स टू 0.1, इट इज पी ऑफ ओमेगा 1 इक्वल्स टू 0.1, दैट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 इक्वल्स टू 0.1। अब इन आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज का हम लोग सम करेंगे, तो अब अगर वो 1 के इक्वल आया
तब हम कहेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए कि जो असाइन्ड प्रोबेबिलिटीज वो वैलिड हम। तो सिंस हम लिखेंगे ए पार्ट के सॉल्यूशन में, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ओमेगा आई बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ ये जो हर कोई आउटकम लिखा है, हर किसी आउटकम की ऐसी प्रोबेबिलिटी है या वो 0 के इक्वल है या 1 के इक्वल है या इन बिटवीन 0 to 1। दैट इज किसी आउटकम की प्रोबेबिलिटी इस इंटरवल से बाहर हो, इस इंटरवल से बाहर का मतलब या 1 से ज्यादा हो या 0 से नेगेटिव है, तब हम कहते हैं वो वैलिड प्रोबेबिलिटी नहीं है। फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड एंड सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 2 प्लस वन प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 7। इन हर किसी की प्रोबेबिलिटीज का सम लोग कर रहे हैं हम लोग 0.1 प्लस 0.001 ऐसे। देखो सम कैसे करते हैं बेटा, ये डेसिमल्स में है ना नंबर। पहले उन डिजिट्स का सम करेंगे जो पॉइंट के बाद कितनी प्लेस पे है, सेकंड प्लेस पे है। देखो पॉइंट के बाद सेकंड प्लेस पे इसका कोई डिजिट नहीं है तो वो माना जाएगा 0। तो अब देखो किसका सम होगा, 6 के बाद कुछ नहीं है सेकंड में, तो 0 प्लस 0 प्लस 1 कितना हुआ 1 प्लस 3 कितना हुआ 4 प्लस 5 कितना हुआ 9 प्लस 1 कितना हुआ 10, इसका भी 0 है। तो 10 आया, 10 में 0 लिखेंगे, 1 आया कैरी। बात आ रही है समझ में कैसे हमने सम किया? पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट, फर्स्ट डिजिट नहीं है, बिकॉज कुछ नंबर्स में सेकंड डिजिट था, कुछ में नहीं था। जिसमें नहीं होगा तो उसमें हम 0 मानेंगे। हो गया, यहाँ पे 1 हमारा कैरी आ गया। देखो 6 पॉइंट के जस्ट बार डिजिट, 6 प्लस 2 8 प्लस 0 8 प्लस 0 8 प्लस 0 8 प्लस 0 8 प्लस 1 दैट्स 9 और 1 हमारा क्या था कैरी। तो फिर से लिखेंगे 0, 10 के बदले क्या लिखेंगे 0। अब आपका क्या बचा 1 कैरी। अब किसको सम करना है? पॉइंट है, पॉइंट को मैं ऐसे लिखूंगा, पॉइंट के हर किसी नंबर के लेफ्ट में क्या है 0 0 0, तो 0 प्लस 0 पर कितनी बार ऐड करो और रह गया हमारा 1 कैरी का 1.00। 1.00 का मतलब होता है 1। तो बेटा यहां पे क्या हो गई, जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट था उसमें जो आउटकम 7 थे, हर किसी आउटकम की प्रोबेबिलिटी गिवन थी। पहली चीज, हर किसी आउटकम की प्रोबेबिलिटी ना तो नेगेटिव थी ना 1 से ज्यादा थी, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। और दूसरी कंडीशन ये है, जब हमने इन 7 आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज का सम किया वो किसके इक्वल आया 1। जब भी ये दो कंडीशंस फुलफिल कर रहे किसी भी सैंपल सीरीज के आउटकम्स, उस प्रोबेबिलिटी को हम क्या कहते हैं? वैलिड प्रोबेबिलिटी। इट इंप्लाइज दैट असाइन्ड प्रोबेबिलिटी, असाइन्ड से मतलब जो लिखी गई है, ओमेगा 1 की, ओमेगा 2 की, ओमेगा 3 की प्रोबेबिलिटी, असाइन्ड प्रोबेबिलिटी इज वैलिड। ये वो आपके क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट का सॉल्यूशन। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलो गाइस, अब है एक्सरसाइज 16.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। क्वेश्चन फिर से सेम है। आपको बी पार्ट में इन 7 आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज लिखी गई है, दी गई है। आपको बस इतना देखना है, ये जो 7 आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी है क्या ये वैलिड है या इनवैलिड। तो फर्स्ट कंडीशन हम क्या चेक करेंगे, क्या इन 7 आउटकम्स में क्या कोई ऐसा आउटकम तो मत है जिसकी प्रोबेबिलिटी या नेगेटिव हो या 1 से ज्यादा हो। तो मैं देख रहा हूं यहां पे हर किसी आउटकम की प्रोबेबिलिटी इन बिटवीन 0 एंड 1 है, तो फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड। एंड अब क्या करना है, दूसरी कंडीशन क्या है, इन 7 आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज का हमें सम निकालना है। वो सम अगर 1 के इक्वल आया तो हम कहेंगे वैलिड प्रोबेबिलिटी, अगर 1 के इक्वल ना आया तो हम कहेंगे नॉट वैलिड। देखो 1/7 प्लस 1/7, 1/7 को 7 टाइम्स ऐड करोगे वो आएगा 7 टाइम्स 1/7, तो आएगा 1 के इक्वल। हम लिखेंगे बी पार्ट के सॉल्यूशन में, since probability of each omega I belongs to closed interval 0 to 1, ये जो हर किसी ओमेगा की प्रोबेबिलिटी जो है या वो 0 के इक्वल है या 1 के इक्वल है या इन बिटवीन 0 के इक्वल है, फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड। एंड सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज दैट इज probability of omega 1 plus probability of omega 2 plus probability of omega 3 up to probability of omega 7, वो किसके इक्वल आएगा 7 into 1/7। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1/7 plus 1/7 plus 1/7 7 बार लिखना है तो उसका मतलब 7 into 1, 7 कैंसल 1। दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई ना बेटा। हम लिखेंगे इट इंप्लाइज दैट असाइन्ड प्रोबेबिलिटी इज वैलिड। दैट इज जो प्रोबेबिलिटीज लिखी है गई है ओमेगा 1 से ओमेगा 7 तक वो
ठीक प्रोबेबिलिटी है, करेक्ट प्रोबेबिलिटी है, ऐसी प्रोबेबिलिटी लिखी जा सकती है। तो अब है आपके इसी क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। फिर से सी पार्ट में ओमेगा 1 की प्रोबेबिलिटी 0.1 है, सी पार्ट में ओमेगा 2 की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, सिमिलरली ओमेगा 7 की 0.7 है। फिर से यही क्वेश्चन है, क्या जो असाइन की गई है, लिखी गई है इन ओमेगास आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी, क्या वो वैलिड है या इनवैलिड। तो फर्स्ट कंडीशन फिर से क्या करेंगे, क्या ऐसा कोई आउटकम तो मत है जिसकी प्रोबेबिलिटी या 1 से ज्यादा हो या 0 से कम हो, नहीं है ना। हर किसी की प्रोबेबिलिटी या तो 1 और 0 के बीच में लाई कर रही। मैं लिखूंगा सिंस probability of omega I belongs to closed interval 0 1, that's first condition is fulfilled। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, हमें इन ओमेगास की प्रोबेबिलिटीज का सम करना है। दैट इज, मैं अब शॉर्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखूंगा समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to 7। क्यों कि इस सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स है 7, तो इसलिए आई की वैल्यू क्या आएगी 1 to 7। प्रोबेबिलिटी सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ओमेगा इज, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 3 अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 7। तो कितनी बनेगी वो बेटा 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 0.6 प्लस 0.7। तो कर लो कर लो सम। पॉइंट के जस्ट बाद हर किसी नंबर का एक ही डिजिट है, तो करो सम। 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 5 18, 18 प्लस 4 22, 25 27 28। 28 में हम लोग क्या लिखेंगे बेटा 8, 2 आया कैरी, फिर क्या है उसके बाद पॉइंट, हर किसी नंबर के उसके बाद पॉइंट है, फिर है 0 0 0 में क्या करना है 2, तो 0 प्लस 2 हो गया 2.8। तो इस सी पार्ट में जब आपने हर किसी आउटकम की प्रोबेबिलिटीज का सम किया तो किसके इक्वल आया 2.8 के इक्वल, दैट इज नॉट इक्वल टू 1। अगर ये 1 के इक्वल आता हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के जो सी पार्ट में जो प्रोबेबिलिटीज लिखी गई है वो भी वैलिड है। हम लिखेंगे इट इंप्लाइज दैट असाइनड, असाइनड से मतलब जो लिखी प्रोबेबिलिटीज है, असाइनड प्रोबेबिलिटीज आर नॉट वैलिड। क्यों, रीजन क्यों है, रीजन क्या देंगे, एज सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ इट्स आउटकम्स इज नॉट इक्वल टू 1। वो किसके इक्वल आया 2.8 के इक्वल। ये हुआ आपके क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट का सॉल्यूशन। बी पार्ट का सॉल्यूशन, पास द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो गाइस, आप इस क्वेश्चन के लास्ट 2 पार्ट्स का सॉल्यूशन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। डी पार्ट में फिर से ओमेगा 1 अप टू ओमेगा 7 हर किसी की प्रोबेबिलिटी लिखी गई है। हमें फिर से वही क्वेश्चन है, क्या ये प्रोबेबिलिटीज वैलिड है कि नहीं। मैं यहां पे देख रहा हूं जो ओमेगा 1 की प्रोबेबिलिटी है दैट्स नेगेटिव, दैट्स माइनस 0.1। हम हर बार मैं बोल रहा हूं, जब भी हम किसी आउटकम की प्रोबेबिलिटी या किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी वो ऑलवेज होनी चाहिए 0 या 1 या इन बिटवीन 0 एंड 1 के। ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी जो 0 से कम हो या 1 से ज्यादा हो, आप ऑलवेज कहना कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम लिखेंगे डी पार्ट के सॉल्यूशन में असाइनड प्रोबेबिलिटी, असाइनड से मतलब जो लिखी गई है प्रोबेबिलिटीज इन आउटकम्स की, दैट इज नॉट वैलिड। असाइनड प्रोबेबिलिटीज आर नॉट वैलिड। क्यों वैलिड क्यों नहीं है असाइनड प्रोबेबिलिटी, एज रीजन देंगे हम जो ओमेगा 1 है, दैट इज जो फर्स्ट आउटकम है, P ऑफ ओमेगा 1 से प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 के होने के चांसेस है नेगेटिव। दैट इज द रीजन कि जो असाइनड प्रोबेबिलिटीज है वो वैलिड नहीं है। अब अगर इनका सम 1 के इक्वल आता भी ना, तब भी हम कहते हैं ये असाइनड नहीं, क्योंकि जब दोनों के दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगे तभी हम कहते हैं कि असाइनड प्रोबेबिलिटीज आर वैलिड। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ही लास्ट पार्ट, दैट्स ई पार्ट। अब ई पार्ट में पहली चीज हम क्या देखेंगे, क्या हर किसी आउटकम की प्रोबेबिलिटी इन बिटवीन 0 एंड 1 है, ऑब्वियसली है। 1/14, 2/14 अप टू 7/14 सब के सब क्लोज इंटरवल 0 1 में बिलोंग करते हैं। हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ओमेगा आई बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1, दैट्स 1/14 भी 0 और 1 के बीच में, 2/14 भी 0। एंड अब दूसरी चीज क्या है, इनकी प्रोबेबिलिटीज का सम करना है, दैट्स 1/14 प्लस 2/14 प्लस 3/14 प्लस सो ऑन अप टू कहां तक है 7/14। देखो बेटा ये फ्रैक्शंस का सम है, जब फ्रैक्शंस के सम के डिनोमिनेटर जब उनका क्या हो सेम, तो उनका एलसीएम बनता है वही नंबर 14। अब सम करोगे 1 + 3 + 3 4 अप टू 7 तक कितना बनेगा, देखो 3 + 3 6 + 4 10 15 21 28 बन रहा है। 28/14 कितना बनता है बेटा 2, विच इज नॉट इक्वल टू 1। क्या असाइनड प्रोबेबिलिटीज वैलिड है,
ये फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो रही थी, हर किसी आउटकम की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई कर रही थी, लेकिन इनके आउटकम्स की जो प्रोबेबिलिटीज का सम आया वो 2 के इक्वल आया, 1 के इक्वल नहीं आया। तो यहां पे लिखेंगे ई पार्ट के लास्ट में, इट इंप्लाइज दैट असाइन्ड प्रोबेबिलिटीज और नॉट वैलिड। क्यों नहीं वैलिड? रीजन भी देंगे, एज सम ऑफ probabilities of its outcomes, that's I running from 1 to 7 is not equal to 1। ये हुआ आपके क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स का सॉल्यूशन। आप इस चीज को राइट डाउन करो, हम फिर कंटिन्यू करते हैं। चलो गाइस, अब एक्सरसाइज 16.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या पूछा जा रहा है हमसे? ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। पूछ रहा है हमसे, एक कॉइन को यहां पे 2 बार उछाला जा रहा है, 2 बार टॉस किया जा रहा है। ओके, What is the probability that at least one tail occurs? ये कहता है हमसे यहाँ पे कितने चांसेस है कि कम से कम 2 बार टेल आए, कम से कम 2 बार टेल आए। तो ये है हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए हम पहले सैंपल स्पेस बनाते हैं, फिर जिसकी प्रोबेबिलिटी हम लोगों को निकालनी है उसको हम किसी चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इज वो हम इवेंट मानेंगे, तो वैसे हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में लिखेंगे हम एस, सिंस आप लोगों को आता है ना सैंपल स्पेस बनाना, जिसे नहीं आता है ना वो प्रोबेबिलिटीज के सेक्शन में मेरे स्टार्टिंग के लेक्चर्स में जाए, वहां पे उसको मिलेगा सैंपल स्पेस टाइटल से हेडेड लेक्चर, वो पहले वो देखे उसको फिर सिंपल स्पेस। जब हम एक कॉइन को 2 बार उछालते हैं, या पहले आएगा हेड, दूसरी बार भी हेड आएगा, या पहली बार हेड, दूसरी बार टेल, पहली बार टेल, सेकेंड टाइम हेड, या टेल आएगा। This is the sample space of a coin tossed twice। अब हमसे पूछा जा रहा है what is the probability that at least one tail occurs। इस चीज, जिसकी चीज की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको हम किसी चीज से रिप्रेजेंट करेंगे। चलो हम उस चीज को ई से, लेट ई रिप्रेजेंट्स at least one tail appears or occurs। देखो पहले मैं यहां पे समझाता हूं एट लीस्ट 1 का, इससे पहले भी मैंने कई बार समझाया है। एट लीस्ट 1 का मतलब होता है, अब हम सीधे बात करेंगे, एट लीस्ट 1 टेल का मतलब हुआ या एक टेल या एक से ज्यादा टेल्स। बात आ रही है समझ में? एट लीस्ट 1 का मतलब होता है 1 और मोर देन 1। तो फिर एट लीस्ट 1 टेल का मतलब क्या हुआ? एक या एक से ज्यादा टेल्स। दैट्स एट लीस्ट 1 टेल का मतलब हुआ 1 और मोर टेल्स। दैट इज ई को हम पहले सेट फॉर्म में लिखेंगे, इवेंट ई को। दैट इज देखेंगे इवेंट ई का फेवरेबल आउटकम कौन कौन सा है। हमें ऐसे आउटकम्स लेने हैं जिनमें या एक टेल हो या एक से ज्यादा टेल। इसमें कितने टेल्स है? कोई नहीं है ना, तो ये नहीं आएगा। एच टी में एक टेल है, ये आएगा। टी एच में एक टेल है, तो ये फेवरेबल टू ई हो गया, डेट से इवेंट ई में आएगा। टी टी में कितने टेल्स है? एक से ज्यादा 2 है ना, तो ये भी आएगा। अब हम 3 टेल्स की बात करते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे सैंपल स्पेस ही ऐसा है जहां पे मैक्सिमम 2 टेल्स है, तो ये हो गया आपका इवेंट ई। अब मैंने आपको सिखाया है लास्ट लेक्चर में भी, उससे पहले वाले लेक्चर में भी, जब भी आप ऐसी किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करते हो जिसके जो आउटकम्स हो गए ना वो इक्वली लाइकली मतलब उसके हर किसी आउटकम के आने के चांसेस सेम हो। यहां पे इसने बोला है कॉइन इज टॉस्ड, इसने ऐसा नहीं बोला है कि ऐसी वाली कॉइन, बायस्ड कॉइन। तो यहाँ पे कॉइन इज टॉस से मतलब एक नॉर्मल कॉइन हमने टॉस की, नॉर्मल कॉइन के टॉस करने पे जितने चांसेस हेड के आने के होते हैं उतने ही चांसेस टेल के आने के होते हैं। कहने का मतलब है इस सैंपल स्पेस में जितने भी आउटकम्स है वो इक्वली लाइकली है। इक्वली लाइकली के केस में हमने पढ़ा किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है? याद है ना, किसके इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबिलिटी अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबिलिटी अपॉन में क्या लिखना होता है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसका मतलब क्या हुआ सिंपल भाषा में?
आसान भाषा में इसका मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई से मतलब ई में कितने एलिमेंट्स हैं, ई में कितने आउटकम है। चलो एक बार ऐसे लिखते हैं, एन ऑफ ई, एन ऑफ ई से मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट ई अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का मतलब होता है इवेंट ई के का जो सैंपल स्पेस है उसमें कितने एलिमेंट्स है। तो ये आ गई आपकी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितने है बेटा 1 2 3, ये नहीं 1 2 3 4 5 6, कामा सेपरेट करता है एलिमेंट्स और आउटकम्स को, 3 है इसमें अपॉन में टोटल सैंपल स्पेस में कितने हैं 4। तो ये हुआ आपकी क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ई के आने के चांस, ई के आने के चांसेस मतलब ऐसी कितने चांसेस है कि एटलीस्ट 1 टेल आएगा, दैट्स 3/4। पास द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो अब है एक्सरसाइज 16.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें कुछ प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है किस रैंडम एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है वो हम देखते हैं। पहले अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। ये कहता है अ डाई इज थ्रोन, दैट मीन्स एक डाई को थ्रो किया गया। ओके, तो हम पहले इसको लिखेंगे कि जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनता है, डाई के 6 फेसेस होते हैं, उन 6 फेसेस में हमारा आउटकम कोई भी एक आउटकम हो सकता है, कोई भी एक फेस हमारा आउटकम हो सकता है। दिस इज द सैंपल स्पेस ऑफ अ डाई थ्रोन वंस। एंड यहां पे मैं और एक चीज बात कर रहा हूं, क्या डाई जब हम थ्रो करते हैं इसके जो आउटकम्स है, जो 6 फेसेस है इसके, क्या वो इक्वली लाइकली है। जितने चांसेस फेस 1 के आने के होते हैं क्या उतने 2 के हो, 3 के। यस, हर किसी फेस के आने के चांसेस सेम होते हैं। दैट्स यहां पे हम लिख सकते हैं कि आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। चलो ये भी लिखते हैं, आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। हमने पढ़ा है जब भी ऐसी कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जिसके जो आउटकम्स हो वो इक्वली लाइकली हो, तो तब हमें किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी आती है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उस इवेंट में कितने एलिमेंट्स है अपॉन में उस इवेंट के सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन करते हैं। यहां पे मैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सोल्यूशन करूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, अ प्राइम नंबर विल अपीयर, अ प्राइम नंबर विल अपीयर। कितने चांसेस है जब हम डाई को एक बार थ्रो करेंगे तो प्राइम नंबर आएगा। हम देखेंगे सैंपल स्पेस में कितने प्राइम नंबर्स है बेटा, 2 3 5, 3 प्राइम नंबर्स है ना। तो कितने प्राइम नंबर्स है, 3। अपॉन में कितना लिखना होता है, इस सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है, दैट 6, 3/6, दैट इज 1/2। तो जब आप डाई को एक बार में थ्रो करोगे प्राइम नंबर के प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। या आप यूं कह सकते हो प्राइम नंबर के आने के चांसेस कितने हैं, 1/2। चलो सेकंड पार्ट की बारी है। a number greater or equal to 3 will appear, so a number greater or 3 will appear। जब आप डाई को एक बार में थ्रो करोगे कितने चांसेस है आपका आउटकम ऐसा नंबर बनेगा जो या 3 के इक्वल हो या 3 से ज्यादा बड़ा हो। तो ऐसे कितने नंबर्स है इसमें जो 3 के इक्वल है 3 से बड़े, 1 2 3 4, ये 4 नंबर्स ऐसे हैं जो या 3 के इक्वल है 3 से बड़े हैं। तो 4 नंबर्स आर फेवरेबल टू दिस इवेंट। अपॉन में लिखना होता है सैंपल स्पेस में टोटल कितने आउटकम्स है, दैट इज 6। 4/6 हो गया 2/3, बिकॉज कॉमन फ्रैक्शन 2 2s are 4, 2 3s are 6। ये होगा आपके सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। अब है थर्ड पार्ट की बारी। थर्ड पार्ट में लिखना है किसकी प्रोबेबिलिटी, ए नंबर लेस और इक्वल टू 1, नंबर लेस और इक्वल टू 1। जब आप डाई को एक बार थ्रो करोगे तो कितने चांसेस है ऐसा नंबर आएगा जो या 1 के इक्वल हो या 1 से छोटा हो। हम देखेंगे सैंपल स्पेस में ऐसे कितने नंबर्स है जो या 1 के इक्वल हो या 1 से छोटे हो। मैं देख रहा हूं दैट्स द ओनली नंबर विच इज 1। एक ही नंबर ऐसा है जो 1 के इक्वल है 1 से छोटा है, तो वो एक ही है, दैट्स नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू दिस इवेंट। इस इवेंट को हम किसी ई या एफ या जी या ए से रिप्रेजेंट अगर करते तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स आते, सिर्फ एक ही आता ना, तो 1 है इसका फेवरेबल आउटकम। अपॉन में लिखना होता है इस सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स है, टोटल 6, तो 1/6 है प्रोबेबिलिटी ऐसे इवेंट के होने के। अब है फोर्थ पार्ट का आंसर। फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन क्या बनेगा, ए नंबर ग्रेटर देन 6 विल अपीयर। जब आप एक डाई को एक बार थ्रो करोगे कितने चांसेस है आपका आउटकम ऊपर वाला फेस ऐसा बनेगा जो 6 से बड़ा हो। आप जानते हो जब हम डाई को थ्रो करते हैं या आएगा फेस 1 या फेस 2 अप टू फेस 6 तक। डाई पे ऐसा कोई फेस होता ही नहीं है जो 6 से बड़ा होगा। तो क्या कोई चांस है ऐसा नंबर आने के डाई के केस में जो 6 से बड़ा हो, नहीं। तो इज देयर एनी एलिमेंट और नंबर इन एस विच इज ग्रेटर देन 6, नहीं है ना, तो इसको लिखेंगे 0। 0 से मतलब
ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो इस इवेंट में बिलोंग करता हो। देयर आर 0 नंबर ऑफ आउटकम्स बिलोंगिंग टू दिस इवेंट। अपॉन में क्या लिखना होता है, इसके सैंपल स्पेस में कितना आउटकम है, 0/6 है 0। तो ऐसे नंबर के आने के चांसेस 0 है जो 6 से बड़ा हो डाई के केस में। एंड द लास्ट वन इज दिस, a number less than 6 will appear। ऐसे नंबर के चांसेस आने के चांसेस कितने हैं जो 6 से छोटा होगा। तो देखेंगे सैंपल स्पेस में ऐसे कितने नंबर है जो 6 से छोटे हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 है ना। तो ऐसे कितने आउटकम्स है जो इस इवेंट में बिलोंग करते हैं, देयर आर 5 आउटकम्स बिलोंग टू दिस इवेंट। अपॉन में लिखना होता है इसके सैंपल स्पेस में कितने आउटकम, दैट्स 5/6। ये हुआ आपके क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट्स का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर लाइक क्यों नहीं करते हो, 1 सेकंड भी आपका नहीं जाता है, तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो गाइस, अब है एक्सरसाइज 16.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में रैंडम एक्सपेरिमेंट कैसी है, अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। जो ताश का बंडल होता है ना, उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, 52 कार्ड्स। चलो मैं आपको पहले ये चीज समझाता हूँ। वो जो ताश का जो बंडल होता है उसमें जो 52 कार्ड्स होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। टोटल होते हैं कितने कार्ड्स, 52 कार्ड्स। इन 52 कार्ड्स को 2 कलर्स में बांटा जाता है। कितने कलर्स में, 2 कलर्स में। एक तो होते हैं इसमें रेड कलर के कार्ड्स और दूसरे होते हैं ब्लैक कलर के कार्ड्स। इक्वल नंबर, तो 52 को आप 2 इक्वल हिस्सों में बांट दोगे, 52 डिवाइड बाई 6 कितना आएगा, 26। दैट्स रेड कलर के कितने कार्ड्स होते हैं, 26। ब्लैक कलर के कितने कार्ड्स होते हैं, 26। ओके, फिर से इन रेड कलर के कार्ड्स को 2 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जाता है। रेड कलर के 2 अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है आपका डायमंड। क्या होता है, डायमंड। डायमंड पे ये वाली सिंबल लगी होती है। एक होता है आपका हार्ट, यू नो हार्ट, लाइक दिस। ओके, ये होते हैं रेड कलर वाले। ब्लैक कलर के भी ब्लैक कलर के कार्ड्स को भी फर्दर 2 ग्रुप्स में बांटा जाता है। एक होता है क्लब। क्लब की सिंबल है कुछ इस तरह से, होती है। और है आपका स्पेड, बिल्चा, कुछ इस तरह से होता है। ये है जो टोटल 52 कार्ड्स है, इनको कितने ग्रुप्स में बांटा जाता है, एक्चुअल में 4 ग्रुप्स में। एंड हर किसी ग्रुप में सेम नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं। जितने कार्ड्स इसमें होंगे उतने इसमें, उतने इसमें, उतने। दैट इज 52 डिवाइड बाय 4 कितना बनेगा, 13। तो हर किसी ग्रुप में कितने कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स। तो इस ग्रुप में जो कार्ड होता है वो होता है ए से मतलब हियर 1 टू सम एक्सटेंट। फिर होता है आपका 2, चलो मैं ऐसे लिखता हूं, 2 से स्टार्टिंग करेंगे, 2 3 अप टू 10। कौन कौन सा कार्ड होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद आता है जे वाला कार्ड, डेट्स जैक। फिर क्वीन वाला कार्ड, फिर किंग, फिर ये ए वाला। इस ए वाले कार्ड को हम, इसका नाम होता है एस। के का नाम कहते हैं किंग, क्वीन और जैक। अरे ना बात समझ में। ऐसे ही इसमें भी आएंगे 2 3 एंड सो ऑन अप टू 10, जे क्यू के ए। इसमें भी ऐसे ही 2 3 4 डैश अप टू 10, जे क्यू के ए। इसमें भी 2 3 4 डैश 10, जे क्यू के ए। आ रही बात समझ में। तो ये है आपका जो ताश का बंडल होता है, उसमें टोटल जो 52 कार्ड्स होते हैं उनको ऐसे 4 ग्रुप्स में बांटा जाता है। कलर्स कितने होते हैं, 2 ओनली, रेड और ब्लैक। तो इस वाले को कहा जाता है डायमंड, हार्ट, क्लब एंड स्पेड। आर यू गेटिंग मी गाइस। और यहां पे हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हर किसी ग्रुप में कितने टोटल कार्ड्स होते हैं, 13। इसमें भी 13 कार्ड्स, इसमें भी 13, इसमें भी 13। अगर 13 + 4 टाइम्स करोगे तो आपका बनेगा 52। और एक चीज यहां पे मैं नोट डाउन कर रहा हूं, हर कोई एक जो कार्ड होता है ना इस 52 कार्ड्स में, वो 4 टाइप्स का होता है। दैट्स 2 कार्ड कितने टाइप्स का होगा, 4। 3 कार्ड भी 4 टाइप्स का, 4 कार्ड भी 4 टाइप्स का, 10 भी 4 टाइप्स का, जे क्यू के। बात आ रही है समझ में। तो अब इस पे क्वेश्चन पूछा गया, ये जो आपका 52 कार्ड्स का एक होता है ना ताश का बंडल, इसको सपोज आपने अच्छे से शफल किया। फिर अगर आप ऐसे नहीं देखते, ऐसे आप रैंडमली कोई एक कार्ड निकालोगे, कोई एक कार्ड आपने निकाला, तो ये कार्ड कौन हो सकता है, 52 में से कोई भी एक हो सकता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या है, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन एस।
ये जो यहां पे आप रैंडम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो देखो सैंपल स्पेस कैसा बनेगा। आपको 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकालना है। अब बताओ ये कौन कौन सा कार्ड हो सकता है। ये इन 13 कार्ड्स में कोई भी एक हो सकता है, इनमें से कोई एक हो सकता है, इनमें से कोई एक हो सकता है, इनमें से कोई। तो आप क्यों कह सकते हो यहां पे जो आपका सैंपल स्पेस बनेगा, सैंपल स्पेस में आपके 52 एलिमेंट्स बनेंगे। क्यों? ये भी हो सकता है 2 3 4 5 6 7 आप लिस्ट में इसमें। तो यहां पे लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट ए पार्ट का सोल्यूशन लिखेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 52। एन ऑफ एस से मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इक्वल टू 52। समझ आ रही ना बात। 52 कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड बाहर आ सकता है, इसलिए यहां पे 52 अलग अलग पॉसिबिलिटीज है। हम सैंपल स्पेस में सारे पॉसिबिलिटीज को लिस्ट आउट करते हैं, इसलिए हमने लिखा कि सैंपल स्पेस में टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे, 52 एलिमेंट्स। ओके, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड्स। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अब बताओ कितने चांसेस है जब आप एक कार्ड निकालोगे इस ताश के बंडल से, कितने चांसेस है वो ऐसा एक ए आएगा। एस से मतलब ए, लेकिन जो ए आएगा वो किसका होगा, एस का। समझो मेरी बात को। यह कहता है जब आप इस ताश के बंडल से, जिसमें 52 कार्ड्स टोटल है, अगर आपने ऐसा एक कार्ड निकाला तो आप कितने चांसेस है ये वाला ए आएगा। ये किसका ए है, ए से मतलब एस, एस किसका है, स्पेड का। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस ऑफ स्पेड्स। स्पेड वाला जो ग्रुप है, कितने चांस है उस ग्रुप का ए आएगा आपका कार्ड। तो कैसे, मैंने यहां पे भी ये जो आउटकम्स है आपके, ये इक्वली लाइकली है। जितने चांसेस है इस 2 के निकलने के, उतने इसके चांसेस है, उतने इस 10 के चांसेस है, इसके के। तो हर किसी आउटकम के आने के चांसेस सेम है, तो फिर हम इक्वली लाइकली वाला जो फॉर्मूला हमने पढ़ी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, वही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट का सोल्यूशन लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस ऑफ स्पेड्स, कितने चांसेस है ऐसे ए के निकलने के जो स्पेड का है, वो आएगा नंबर ऑफ एसेस ऑफ स्पेड्स। स्पेड्स में कितने एसेस है, कितने एसेस स्पेड्स में, सिर्फ एक ही है ना, तो एक ही एस है स्पेड का। अपॉन में क्या लिखना होता है, इसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है, 52। 1/52 इज द चांसेस ऑफ गेटिंग एन एस ऑफ स्पेड व्हाइल ड्राइंग वन कार्ड फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड्स। बात आ रही ना समझ में। तो ये हुआ आपकी क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट का सोल्यूशन। अब है क्वेश्चन नंबर बी पार्ट के, सॉरी सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट। इसके फर्दर 2 पार्ट्स है। सी पार्ट का फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन एस। एस से मतलब ए। देखो यहां पे क्या लिखा, जब आप एक कार्ड निकालोगे कहां से, इन 52 कार्ड्स में से, कितने चांसेस है वो ए होगा। इसने यहां पे ये मेंशन नहीं किया है कि ए ऑफ डायमंड, ए ऑफ हार्ट, ए ऑफ क्लब, ए ऑफ सिपर, नहीं, बस वो ए आना चाहिए, चाहे वो ये वाला ए हो, ये वाला हो, ये वाला हो, ये वाला हो। बात आ रही है ना समझ में। तो कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे, हम लिखेंगे कितने एज है, अपॉन में लिखेंगे सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है, वो आएगा हमारा आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा हट के करूंगा, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी में कॉम्बिनेशंस का यूज भी करते हैं। देखो मैं कैसे लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस निकालने के चांसेस। अब देखो निकाल रहे हो आप कितने कार्ड्स, एक ही कार्ड, तो अब कितने चांसेस है, वो ए आएगा। हमें देखना है टोटल कितने एज है, 4। 4 में से कोई भी एक ए आएगा। बताओ अगर आपको 4 चीजों में से एक चीज को सिलेक्ट करना हो तो कितने वे से सिलेक्ट कर सकते हो। यहां आप यूं कह सकते हैं, अगर 4 चीजों में से एक चीज बाहर आएगा तो कितने वे से आ सकता है, पढ़ा है ना कॉम्बिनेशन में, वो आएगा 4C1। देखो 4C1 का मतलब क्या हुआ, एक एस 4 एसेस में कितने वे से आ सकता है, 4C1। अपॉन में क्या लिखना है, अपॉन में लिखना होता है टोटल पॉसिबिलिटीज। यहां पे लिख रहे हैं हम लोग फेवरेबल पॉसिबिलिटीज। फेवरेबल से मतलब जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस चीज के आने के चांस, वो कितने वे से आ सकता है। बिकॉज यहां जो आपका एस है ना, वो ए ऑफ डायमंड भी आ सकता है, ए ऑफ हार्ट भी आ सकता है, ए ऑफ क्लब भी आ सकता है, ए ऑफ स्पेड भी आ सकता है। ये हमने लिखा कि एक एस निकालना है, एक एस आना चाहिए, लेकिन हमारे पास अवेलेबल है 4 एसेस, तो 4 में से कोई एक आएगा, 4C1 वेज। तो अपॉन में लिखना है टोटल
टोटल कितने हैं 52, लेकिन निकालने हमें कितने कार्ड से 1, तो 52C1 वेज। तो इसको आप थोड़ा ऐसे लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, अगर आपको याद हो 4C1 किसके इक्वल होता है, जिसने नहीं देखे हैं मेरे परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाए, वहां पे क्या करेगा, वो प्ले लिस्ट में जाएगा, प्ले लिस्ट में उसको मिलेगा परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला हेडिंग से एक प्ले लिस्ट, उसमें वो जाएगा, वहां पे वो मेरे लेक्चर्स देखेगा और वहां देखेगा 4C1 किसके इक्वल आता है 4 के इक्वल, 52C1 किसके इक्वल आता है 52 के। तो यहाँ पे कॉमन फ्रैक्शन 4 1 4 13 तो 1/13 इसका आंसर बनेगा। राइट डाउन करो। चलो अब है क्वेश्चन नंबर 4 के सी पार्ट का सेकंड पार्ट, सी पार्ट का सेकंड पार्ट, दैट्स सी पार्ट का सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक कार्ड। इसमें भी आप लोग कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हो। जब आप एक कार्ड निकालोगे इस ताश के बंडल से, कितने चांस है वो ब्लैक कलर का कार्ड आए, क्योंकि आपने देखा इस 52 कार्ड्स में से रेड कलर के कार्ड्स भी है, ब्लैक कलर के कार्ड से कितने चांस से वो ब्लैक कलर के कार्ड आएगा। आप यहां ये कर सकते हो, टोटल कितने ब्लैक कार्ड्स है 26 ब्लैक कार्ड्स में से कोई भी एक ब्लैक कार्ड आएगा। लेकिन अब 26 कार्ड्स में से जब हम 26 ब्लैक कार्ड्स में से जो एक ब्लैक कार्ड आएगा वो कितने वे से आ सकता है 26C1 में। चलो इसको ऐसे भी लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स ऊपर लिखिए कि 26 ब्लैक कार्ड्स में से एक ब्लैक कार्ड कितने वे से आ सकता है 26C1 वेज, लेकिन हमें निकालना है एक ही कार्ड, नीचे लिखनी होती है टोटल पॉसिबिलिटीज। 52 में से एक कार्ड निकालेंगे तो कितने वे से आ सकता हो 52C1 वेज। तो ये आएगा आपका आंसर 26NC1 होता है n के इक्वल, तो 26C1 आएगा 26, 52C1 भी 52 के इक्वल आएगा बिकॉज NC1 n के इक्वल आएगा, 26 1 जा फिर 26 2 जा 1/2 है आंसर। ये हुआ आपके क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स का सॉल्यूशन। आई होप आपके ये 4 के 4 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो तो ऑब्वियसली आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।